हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कैसे चेंज होंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसकी वजह से वो चेंज होगा। मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से स्टेट ऑफ मैटर, कोई पर्टिकुलर सॉलिड है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, या फिर गैसेस है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे हमने दो फैक्टर्स देखे थे। जो पहला फैक्टर था दैट इज़ टेम्परेचर, और जो सेकेंड वन था दैट इज़ प्रेशर। तो वहाँ पे हमने सारे जितने भी प्रोसेस के नेम होते हैं वो सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, और उसके लिए हम देखेंगे तो लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है वो क्या होता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट आ गया, तो वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अभी जो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert the state of matter। किसी पर्टिकुलर मैटर को उसका स्टेट कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक। या फिर ऐसा बोल दे, अगर उसका अमाउंट हम बोले तो इसका अमाउंट कितना दे दो, 1 किलोग्राम। किसी भी पर्टिकुलर 1 किलोग्राम ऑफ मैटर को उसका स्टेट चेंज करने के लिए, कि मैटर को अगर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आप हीट की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने स्टेट थे, टोटल 3 स्टेट थे। पहला जो स्टेट था वो सॉलिड था, बाद में फिर हमने लिक्विड के लिए देखा था, फिर हमने गैस के लिए देखा था। तो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो इसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, फ्यूजन बोलते थे। फ्यूजन का मतलब द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। बाद में लिक्विड टू गैस जा रहा था उसे हम क्या बोलते थे, वेपराइजेशन बोलते थे। और अगर गैस टू लिक्विड आ रहा है तो वहाँ पे हमने कंडेंसेशन बोला था, और लिक्विड टू सॉलिड आ रहा था उसे हमने क्या बोला था, फ्रीजिंग बोला था, ठीक। उसके बाद में फर्दर हमने डिस्कशन किया था कि अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड से कहाँ जा रहा है, गैसेस में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। फर्दर अगर वो गैसेस मॉलिक्यूल्स से सॉलिड में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम डिपोजिशन बोलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेटेंट हीट जो स्टेट चेंज हो रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे। तो जो पहला है दैट विल बी, फर्स्ट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर फ्यूज़न के लिए हमें लेटेंट हीट को डिफाइन करना है तो लेटेंट हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे लेटेंट हीट बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज़न का क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into its liquid phase is known as latent heat of fusion।
उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो ये हो गया किसके लिए डेफिनेशन, दैट इज अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद अगर ये स्टेट हो गया तो फ्यूजन, यहाँ पे आएगा लिक्विड टू गैसेस जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, दैट विल बी ऑफ वेपराइजेशन। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। सो हियर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ liquid into its gaseous phase is known as latent heat of vaporization। उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशंस हो गई किसके लिए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर का चेंज हो रहा था। या फिर अगर हम सब्लिमेशन के लिए बोलें, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। एक मिनट में देख लेता हूँ वीडियो चालू है या फिर बंद हो गया। ओके, दैट इज ओके। सो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या होगा, सब्लिमेशन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into its gaseous phase is known as latent heat of sublimation। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक, तो ये तो थोड़े टर्म्स हो गए किसके लिए, लेटेंट हीट के लिए, कि लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट क्या होता है। बाद में सेम ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, फ्रीजिंग के लिए आएगा, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, जितने भी टर्म्स है जो जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम वर्ड ही यूज़ करेंगे लेटेंट हीट। वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ हीट ही एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सॉलिड अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो कन्वर्ट होने वाला है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट के टर्म में सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक, ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवापोरेशन। कौन सा, इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन में, इवापोरेशन आपने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा। सपोज अगर एक पर्टिकुलर ग्लास में आप वाटर फिलअप कर दो, ठीक, उसको 1-2 दिन तक ऐसे रहने दो, तो आप में क्या देखोगे, थोड़े दिन के बाद में, 1-2 दिन के बाद में जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो वाटर का अमाउंट होगा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वो क्या हो गया, दैट इज अ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन है क्या, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस के ऊपर ही पॉसिबल होगा। सपोज जो हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ग्लास ले लो या कोई पर्टिकुलर वेसल ले लो, ठीक, ये वेसल के अंदर वाटर फिलअप किया गया है, ठीक है, वाटर फिलअप किया गया। आफ्टर 1 to 2 days जो आप दोनों जितना लिक्विड इसमें फिलअप किया था उसके कंपेयर में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका लेयर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो कम हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, वाटर तो हमने फिलअप किया था और वो ओपन वेसल होना चाहिए। वेसल कैसा हो, ओपन हो। नॉर्मली रेनी सीजन में देखो, अगर बारिश होती है तो वहाँ पे हमें पानी दिखता है, लेकिन फिर जब भी बारिश नहीं होती तो 1-2 दिन के बाद में वो सरफेस कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इवन रिवर है, वाटर फ्लो होता है तो वहाँ पे वाटर इंक्रीज डिक्रीज, वहाँ पे भी सरफेस के ऊपर क्या होता है, इवापोरेशन रिएक्शंस, इवापोरेशन प्रोसेस होती रहती है। सो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज
सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। अब सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या? सरफेस फिनोमिना मतलब कि पहले जो वेपराइज होगा ना वो ये होने वाला है, जो ये पार्टिकल है ना ये होने वाले, जो सरफेस वाले हैं वो वेपराइज होने वाले। यहाँ पे अंदर के पार्टिकल्स वेपराइज पहले नहीं होंगे, ठीक, सरफेस के ऊपर ही वेपराइज होने वाले। एंड द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फेज below its boiling point। जितना भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड, कोई पर्टिकुलर लिक्विड, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। अब जैसे मैंने रेनी सीजन के लिए बोला कि अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे वाटर क्या होगा, सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, बाद में वो धीरे धीरे करके क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वहाँ पे हम नीचे से बॉयल करने नहीं जाते, या फिर रिवर है तो रिवर में वहाँ पे हम नीचे से बॉयल करने, वहाँ पे गैस और ये सब लेकर के नहीं जाते कि वहाँ पे हीट करेंगे तो बाद में वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सिमिलर कहने का मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे लोअर में ही वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। तो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर इवापोरेशन हो रहा है तो इवापोरेशन में कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इवापोरेशन को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने बात किया कि दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस के ऊपर से इवापोरेशन होगा। तो चलो ठीक है, इसी को हम, जो पहला फैक्टर है दैट इज अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब इसको समझेंगे कि कैसे इवापोरेशन के ऊपर सरफेस एरिया का इफेक्ट पड़ेगा। कंडीशन है कि कंसीडर करो कोई एक पर्टिकुलर वेसल है, या फिर ग्लास कंसीडर करें तो ग्लास, ठीक, इसमें वाटर फिलअप किया गया है हमने, और इसी वेसल को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज कर दूं, और इसमें भी वाटर हमने कंसीडर किया है, ठीक। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा और किसका सरफेस एरिया कम? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स है वो सिर्फ इतने एरिया में है, इतने पार्ट में ही, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो कहाँ पे, अगर दोनों कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में कहाँ पे मैक्सिमम इवापोरेशन होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? तो क्या बोलेंगे उसके लिए? कौन से वेसल में, दोनों साथ में रखा हमने वाटर फिलअप करके, 1 से 2 दिन के बाद में इसको ऑब्जर्वेशन करना है, किस में इवापोरेशन ज़्यादा होगा, किस में वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रिमूव होगी, लेस होगी। तो हम बोल सकते हैं किसके बेसिस पे, सरफेस एरिया के बेसिस पे, ये कि अगर सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है सिर्फ इतने ही यहाँ पे इवापोरेट होंगे। लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यहाँ से थोड़े ही मॉलिक्यूल्स जो अपर सरफेस होगा, वहाँ से थोड़े ही मॉलिक्यूल्स इवापोरेशन हो सकता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे। सपोज आप एक ग्लास में रखो और नीचे वाटर सरफेस पे गिरा दो, वहाँ पे सरफेस पे और ग्लास में दोनों में ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है एज कंपेयर टू द ग्लास। तो इसका कहने का मतलब क्या, नीचे हमने अगर वाटर गिराया है तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, वाटर स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स इजीली क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इफ
surface area is more than evaporation will be faster। इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेशन होने लगेगा। ठीक, अब उसके बाद में सेकेंड थिंग, जो सेकेंड फैक्टर है, दैट इज अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? सपोज नॉर्मली अगर हम बात करें विंटर सीजन और समर सीजन की, तो और रेनी सीजन की, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, समर सीजन में जो वाटर का वेपराइजेशन है और जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है नियर अबाउट 35 to 40, एवरेज जो है वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का समर सीजन में, और मैक्सिमम होता है किसी किसी सिटी में, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर लोअर रहता है। तो टेम्परेचर मैक्सिमम और टेम्परेचर लोअर दोनों कंडीशंस में अगर आप वो कंडीशन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर सरफेस पे, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे या फिर नीचे टाइल्स के ऊपर ही गिरा दो, उसके बाद में वहाँ पे विद इन अ शॉर्ट टाइम जितने भी लिक्विड्स होंगे, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन विंटर सीजन में क्या होगा, वो टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो लोअर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लोअर होगा, जिसकी वजह से इवापोरेशन के ऊपर इफेक्ट होता है और वो स्लोली होता है। तो कहने का मतलब टेम्परेचर और इवापोरेशन के दोनों के बीच में अगर रिलेशन हमें लिखना हो तो इवापोरेशन प्रोसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन प्रोसेस भी फास्टर होगी, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इवापोरेशन प्रोसेस भी क्या होगी, स्लोअर होगी। ठीक, तो दैट इज अबाउट टेम्परेचर। इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज अबाउट विंड। विंड क्या है, व्हेन एयर फ्लो विथ अ पर्टिकुलर स्पीड, जो एयर फ्लो होगी, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जब भी वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में फ्लो होगी, दैट इज नोन एज अ विंड। तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उसको हमने धो के सुखाने के लिए पे एक थ्रेड के ऊपर लगाया हुआ है। अगर विंड जो है वो फ्लो होगी फास्टर, तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल का वेपराइजेशन कैसा होगा, फास्टर होगा। क्यों, क्योंकि वो हाईली स्पीड के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में थ्रो करेगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं विंड के लिए कि व्हेन एयर फ्लो, और जो विंड बोल रहे हैं आप वो विथ मैक्सिमम स्पीड, देन इवापोरेशन टेक्स इजीली, इवापोरेशन प्रोसेस अकर्स इजीली। ठीक है, कब, जब भी ये एयर फ्लो होगा विथ हायर स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, जितनी भी स्पीड है, अगर एयर फ्लो होता है तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। सपोज रेनी सीजन में आप कंसिडर कर लो, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर तो देखने को उतना मिलता नहीं है, और विंटर सीजन में देख लो जब भी एयर फ्लो होती है तो एयर फ्लो होने की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्लॉथ्स को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे विंड की हेल्प से जो क्लॉथ्स है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, एंड द लास्ट वन इज अबाउट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पहले होता क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक, वाटर वेपर जो होंगे एटमॉस्फेयर में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो ह्यूमिडिटी के केस में क्या होगा, सपोज रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है और जो समर सीजन में जो ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, थोड़ा 3 to 4 डिग्री सेल्सियस जितना ही डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी का मतलब अगर एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स होंगे तो जो भी कंडीशंस है किसके लिए, वाटर के वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए, वहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस
स्लोली होगा। किसकी वजह से? ह्यूमिडिटी की वजह से। क्यों, कैसे, वो समझते हैं। कंसीडर करो कि आपने कपड़े धोए, ठीक, क्लॉथ से वेट है, गीला है, उसको हमने बाहर लगा दिया। लगाने के बाद में होगा क्या? वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है और जो हमारा क्लॉथ्स का सरफेस है उस पर भी प्रेजेंट है। तो दोनों साइड ही वाटर के पार्टिकल्स हैं। इसकी वजह से जब भी एयर फ्लो होती है या जो भी टेम्परेचर है उसकी वजह से जो वाटर वेपराइजेशन प्रोसेस है, वाटर का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस स्लोली होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम रेनी सीजन और विंटर सीजन, रेनी सीजन और समर सीजन दोनों को कंपेयर करें तो समर सीजन में क्या होगा? वाटर के पार्टिकल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वेपर फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है और एयर कैसी होती है? ऑलमोस्ट ड्राई होती है, जिसकी वजह से समर सीजन में जो क्लॉथ्स है वो इजीली ड्राई हो जाते हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, जबकि हम अगर रेनी सीजन में कंसिडर करें तो टेम्परेचर तो ठीक है, बट ह्यूमिडिटी की वजह से जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर की वजह से वो वेपराइजेशन प्रोसेस इजीली होता नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवापोरेशन प्रोसेस is directly proportional to inversely proportional to humidity। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन प्रोसेस स्लोली होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में क्या हो, लेस हो, तो इवापोरेशन प्रोसेस फास्टर होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम फास्टर और अमाउंट उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हो गया पूरा किसके लिए? प्रोसेस किसके लिए? इवापोरेशन के लिए। अब सेकेंड थिंग, इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो इवापोरेशन प्रोसेस होने के बाद वो कूलिंग होगा या कूल होगा या फिर वो प्रोसेस जो है वो हीट होगी। मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस आइदर हीट विल बी एब्जॉर्ब, या जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। तो जो पर्टिकुलर जिस क्लॉथ से और जहाँ से वाटर वेपराइज हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और जहाँ से इवापोरेशन प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस होने के बाद कूलिंग अकर होगा या फिर इट बिकम्स हॉट। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इवापोरेशन के और ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हम डिस्कशन करेंगे, इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग। ये कैसे कि कैसे बोल सकते हैं कि इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग? सपोज कोई पर्टिकुलर हैंड है, ठीक है, ये हैंड के ऊपर कुछ वाटर पार्टिकल्स है, ये हैंड के ऊपर क्या है? वाटर पार्टिकल्स है। तो जब भी इनको वेपराइजेशन होगा, तो वेपराइजेशन में क्या बोला हमने? लेटेंट हीट के लिए बात की थी। तो जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग में से हीट क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये वाटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। वाटर पार्टिकल कहाँ जाएंगे? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये कि जो सराउंडिंग का लेटेंट हीट है वो हीट क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से वो कूलिंग होती है। तो इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन बिकॉज latent heat of surrounding required by liquid to convert it into vapor phase or vapor form. Due to that heat of surrounding decreases and cooling occurs।
ठीक। तो जब भी यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का जो हीट होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें कैसा लगेगा, कूल, जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा। ठीक। सो दैट इज द रीजन ऑफ इवापोरेशन। वाई इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग। इवापोरेशन प्रोसेस जब भी होगी तो उसकी वजह से ठंडक क्यों हो जाती है, ठंडी एटमॉस्फेयर ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक। तो उसका रीज़न क्या आया, लेटेंट हीट में चेंज। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक। ओके, थैंक यू।